प्यारे बच्चों, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज नंबर 4 जो अभी 22 सितंबर का जो टेस्ट हुआ था उसमें फिजिक्स में जो 45 क्वेश्चन आए थे उसका हमने 20 क्वेश्चन का सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया था। आई होप उसको आप लोग देख लिए होंगे। इसके बाद से अब 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 45 नंबर क्वेश्चन तक आज सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हों उसके एनालिसिस जरूर कर दिया जाएगा विद हेल्प ऑफ वीडियो, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हों उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आगे कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को बेटा खूब शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नए बच्चे चैनल पर हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड हो नए वीडियोस तुरंत उसका नोटिफिकेशन उनको मिले। तो ये टेस्ट 4 का सॉल्यूशन और पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन तक हम सॉल्व करा दिया था हमने। आज देखो 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, अच्छा एक पैरेललोग्राम का दो डायगोनल दिए हैं, है ना, एरिया पूछ रहे हैं। तो ये बेटा देखो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल हैं, डायगोनल D1 और डायगोनल D2। इसका निकालना है एरिया। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दोनों डायगोनल का आप निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, ये फॉर्मूला होता है। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इसका आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो एक है I माइनस जे, ये वाला आर्म I माइनस जे है और ये वाला आर्म I प्लस जे है। तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। अब थोड़ी बार देख लो ये कितना है, एक I माइनस जे है, एक I प्लस जे है। तो ये हो गया बेटा I माइनस जे क्रॉस प्रोडक्ट I प्लस जे। इसका बना लो डिटर्मिनेंट, I जे के लिख दो। यहाँ पे देखो 1 है, -1 है, के नहीं है तो 0 है। यहाँ पे 1 है और 0 है। I के रिस्पेक्ट में जब आप सॉल्व करोगे I के रिस्पेक्ट में तो देखो 0 माइनस 0 0 आ गया। J के रिस्पेक्ट में जब सॉल्व करोगे तो माइनस J लिखा जाता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका है। तो ये भी देखो 0 माइनस 0 आ गया। जब K के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करोगे K के रिस्पेक्ट में तो 1 और +1 बराबर कितना आ गया 2K कैप। ओके, तो इस तरह से जब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे तो जो वैल्यू आया है उसका आधा कर लेंगे और जो A क्रॉस B आया है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो A क्रॉस B इतना आया है 2K कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा बराबर 1, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर देखिए 1 यूनिट दिया है। तो देखो पैरेललोग्राम में दो क्वेश्चन बनाता है। हाँ, इसमें बेटा ये साइड ना दे करके, हाँ देखो यहाँ मिस्टेक हो रहा है हमसे, ये नहीं दिया है, साइड नहीं दिया है, डायगोनल दिया है। डायगोनल कोई बात नहीं, ये डायगोनल ही लिख लो, तो डायगोनल लेके सॉल्व भी किए हैं। लेकिन कभी कभी ये साइड दे देता है, तो जब साइड दे देता है तो ऐसे कंडीशन में दोनों साइड का बस क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड ले लो, एरिया आ जाता है। लेकिन डायगोनल जब देगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के और इनका आधा कर दो मैग्नीट्यूड निकाल के, ठीक ना। तो ये D1 और D2 है, A1 A2 नहीं है। यह बेटा D1 और D2। D1 क्रॉस D2 डायगोनल दिया है, यहां भी आ जाएगा D1 क्रॉस D2। सही कर लेना, बाकी सॉल्यूशन सही है। यह है 22 नंबर क्वेश्चन। आप देखो एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल D1 D2 दिए हैं और उनके साइड दिए हैं A और B। तो A स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर का वैल्यू D1 D2 के टर्म में पूछ रहे हैं। तो एक यह वैल्यू है कि ये वैल्यू है। अब इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो B और D सेम हो गया था, तो इसको हमने इसको 4 बनवा दिया था।
ये 2 का स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसा टेस्ट के समय हमने बनवा दिया था। ठीक है, अब देखो डिफरेंट आंसर हो गए, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा दो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जैसे डायगोनल है, पैरेललोग्राम के ये 2 डायगोनल है। एक डायगोनल है D1, किसी को भी D1 लिख लो, और एक को लिख दो D2, और ये साइड है A और यह है B। तो ये जो बड़ा वाला डायगोनल होता है बेटा, दोनों का सम होता है ना। जो D1 होगा बड़ा वाला डायगोनल, इन दोनों का सम होगा। देखो A प्लस B, और छोटा वाला डायगोनल इनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा D1, और इसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, सॉरी, और रूट आएगा तो इसको स्क्वायर कर दो तो रूट हट गया। अब इसी तरह से जो दूसरा वाला डायगोनल होगा D2, ये दोनों का डिफरेंस होगा A माइनस B। अब इसका मैग्नीट्यूड लो दोनों तरफ, ये D2 आ जाएगा, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकंड का क्या कर लो, सम कर लो। तो आ गया बेटा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, सम करोगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा, और यह आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाई 2। ये आंसर आ गया। ओके, तो ये है पहला ऑप्शन, इसमें सही है। तो ये जानना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर 2 एडजेसेंट साइड दिया है तो 2 डायगोनल होंगे, एक बड़ा डायगोनल एक छोटा डायगोनल। तो बड़ा डायगोनल दोनों वेक्टर्स का A और B का सम होता है, और छोटा डायगोनल दोनों का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द वेक्टर सम ऑफ द 2 फोर्सेस perpendicular to their vector difference. In that case the forces are not equal to each other, cannot be predicted, equal to each other, are equal to each other in magnitude. अच्छा तो यहाँ देखो equal to each other कह दिया, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो गया। यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल कह रहा है। तो 2 वेक्टर का सम कर दो और उनका डिफरेंस और दोनों का परपेंडिकुलर दिया है, तो चलो परपेंडिकुलर करके सॉल्व करो। तो 2 वेक्टर का सम F1 प्लस F2, ये परपेंडिकुलर है, इनका डिफरेंस F1 माइनस F2। तो जब 2 वेक्टर बेटा परपेंडिकुलर होंगे तो करना क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। देखो F1 प्लस F2 डॉट F1 माइनस F2 इक्वल टू 0 कर दो। क्यों, क्योंकि 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहां से देखो F1 डॉट F1 आ जाएगा F1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस F1 डॉट F2, F2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा F1 डॉट F2, और F2 का जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो F2 स्क्वायर, ये प्लस माइनस कट गया, और यहाँ से आप देखो कि F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, यानी F1 स्क्वायर इक्वल टू F2 स्क्वायर आ गया। रूट ले लो तो F1 इक्वल टू क्या आ गया, F2। तो मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रहा है, वेक्टर में इक्वल नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, देखो ये दोनों फोर्स इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड होंगे, डी ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। सी में सीधे लिख दिया कि इक्वल होंगे, तो इक्वल नहीं हो रहे हैं। इक्वल सीधे कह दोगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल हो जाए, केवल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, है ना। आई होप इसका आंसर आप लोग सही लगाए होंगे। 24, A क्रॉस B
देखो ए वेक्टर है और क्रॉस जीरो वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर का जब जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए ये जीरो वेक्टर आएगा, ये आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। और क्रॉस प्रोडक्ट कौन सी क्वांटिटी होता है, सबको पता है कि भाई वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए जीरो वेक्टर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, तो सी का वैल्यू बताना है। तो जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड आप 1 कर दो क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड निकालना रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर कह रहा है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, रूट हट जाए, यह आ गया 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 1, इन दोनों का सम कर लो, यह आ गया 9 और यह आ गया 0.89 प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 1, तो सी स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस 0.89 इजकल टू 0.11, तो सी इजकल टू आ गया रूट ओवर 0.11, ये आंसर आ गया। तो चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है, और कोई वेक्टर अगर दिया हो थ्री डायमेंशनली तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो वेलोसिटी इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, टॉर्क इज वेक्टर, स्पीड इज नॉट वेक्टर, है ना। तो टिक आपको इस पे लगाना है ना, स्पीड वेक्टर नहीं है, इसमें ए ऑप्शन आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, है ना, दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो इनके बीच एंगल निकालना है। तो ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 90 डिग्री एंगल आता है क्योंकि दो वेक्टर्स ए और बी देखो जब 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों 90 डिग्री पर, और ये इसका ये हो जाएगा बेटा ए प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो जो मैग्नीट्यूड देखो इस वाले डायगोनल का है वही मैग्नीट्यूड इस वाले डायगोनल का है, मतलब यहाँ पे ए प्लस बी का मॉड बराबर है ए माइनस बी का मॉड। तो ये दोनों वेक्टर कितने डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 90। चाहो तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये क्वेश्चन कई बार आप लोग सॉल्व कर चुके हो, डायरेक्ट इसका आंसर आपको याद होगा कि दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड अगर उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है तो दोनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। यह है क्वेश्चन 28, एक वेक्टर ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया है, बी वेक्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्म में दिया है, तो कह रहे हैं कि दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर, तो कितने टाइम पर ये दोनों ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, 90 डिग्री पर हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखो ए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 है, दोनों ऑर्थोगोनल करना है, 90 डिग्री पे करना है ना। तो दोनों वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पर हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो, 0 कर दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कॉस ओमेगा टी और यहाँ से आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई 2। देख लो फिर से एक बार भाई, डॉट प्रोडक्ट में इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, प्लस इसका मल्टीप्लाई करके 0 कर दो, ये तो है डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का मेथड। प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब cos ए cos बी प्लस साइन ए साइन बी का ये फार्मूला हो गया, ये हो गया cos ए माइनस बी का फार्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, cos ए माइनस बी हो गया, तो cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्री हमने लगाया है, तो यहाँ से आप देखो cos क्या बच गया, ओमेगा टी बाई 2 बराबर आ गया 0, और ऐसा cos 90 पर होता है, मतलब पाई बाई 2 पर होता है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ओमेगा टी बाई 2 बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2। देखो ये वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर आ गया, 2 से 2 कट गया,
और t बराबर क्या आ गया, पाई बाई ओमेगा। मतलब इतने समय पर ये दोनों 90 डिग्री होंगे, आर्थोगोनल होंगे। तो आंसर आ जाएगा पाई अपान ओमेगा, टी इक्वल टू पाई अपान ओमेगा। क्या करना पड़ा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दिया, क्योंकि आर्थोगोनल लिख रहा है। कुछ बच्चे आर्थोगोनल नहीं समझ पाते हैं। परपेंडिकुलर, नॉर्मल, आर्थोगोनल, राइट एंगल, ये सब 90 डिग्री कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन 29, A1 and A2 are two non-collinear unit vectors and if A1 plus A2 is equal to √3 then the value of this, ये बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ना A1 और A2 के बीच के एंगल की आवश्यकता पड़ेगा, और वो वैल्यू देखो यहाँ से निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि A1 और अच्छा A1 A2 यूनिट वेक्टर है भी। देखो A1 का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, A2 का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। तो A1 प्लस A2 वेक्टर इक्वल टू √3 दिया है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लो। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा बराबर √3, स्क्वायर कर दो, रूट खत्म हो गया। A1 A2 यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 3 माइनस 2, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी -1। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। ऐसा कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर। तो दोनों वेक्टर कितने डिग्री पर हैं बेटा, 120 डिग्री पर हैं। ये क्लियर हो गया यहाँ से, क्योंकि माने -2 नहीं आएगा, 1 1 कट के 2 इधर आके 1 आएगा बेटा, 1 1 प्लस 1/2 आएगा। इसका मतलब ये आएगा 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री आएगा। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। अब क्या निकालना है, A1 माइनस A2 डॉट 2A1 प्लस A2। देखो A1 माइनस A2 डॉट 2A1 प्लस A2, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो A1 माइनस A2 डॉट 2A1 प्लस A2, बस सॉल्व कर, एंगल आ गया है। तो देखो सॉल्व करोगे तो इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 2A1 डॉट A1 हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस A1 डॉट A2, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा -2A1 डॉट A2, और ये आ जाएगा -A2 स्क्वायर। ये आ गया 2, इसका वैल्यू 1, इनको मिला लो तो आ गया A1 डॉट A2, और ये आ गया -1, 2 माइनस 1 इज 1, इसका डॉट प्रोडक्ट लगा दो, A1 A2 कॉस, एंगल आया कितने डिग्री, 60 डिग्री। A1 का वैल्यू 1 है, A2 का वैल्यू 1 है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, बराबर आ गया 1 माइनस 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू 0.5। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक खास बात देख लो कि पहले ये जो वैल्यूज दिए रहते हैं ये एंगल निकालने के लिए दिए रहते हैं। इस एंगल निकाल करके और फिर ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये आंसर आएगा 1/2। डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। A man moves an open field such that moving 10 meters in a straight line, he makes a sharp turn of 60 degree to his left. The total displacement of the man just after 7 such turn. तो ओपन फील्ड में बॉडी चल रहा है और एक डायरेक्शन में 10 मीटर चलने के बाद से 60 डिग्री पे घूम जाता है। तो जब 60 डिग्री पे घुमाता है ना तो बेटा हेक्सागन बनेगा हमेशा, हेक्सागन। और देखो जैसे ये 10 मीटर चला, देख रहे हो, 10 मीटर चलने के बाद से 60 डिग्री पे घूम गया। तो इसे 60 डिग्री पे घुमा दो। अब कुछ स्टूडेंट सोचेगा 60 डिग्री पे कहाँ घूम रहा है, तो 120 डिग्री है। नहीं, ये ना एंगल होगा बेटा ना 60 डिग्री इनके बीच,
इनको आगे बढ़ाओगे 60 डिग्री, तो ये भी चला फिर देखो 10 मीटर, फिर 60 डिग्री पे इधर घूम गया, तो हेक्सागन बनता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इधर घूम गया 60 डिग्री पर, इस तरह से क्या बना लिया, हेक्सागन। ये हमेशा 60 डिग्री पे घूम रहा है। ये सब चल रहा है देखो 10 मीटर, एक डायरेक्शन में 10 मीटर चल रहा है। इनके बीच एंगल 120 नहीं है, 60 है। वैसे यहाँ भी देखो 60 पे घूम गया, फिर यहाँ इसको बढ़ा लो, देखो 60 पे घूम गया, हर जगह 60 पे घूमता जा रहा है। तो यहाँ देखो इसका यहाँ पर चला तो पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, यहाँ आके तीसरी बार घूमा, फोर्थ टर्न, फिफ्थ टर्न, सिक्स्थ टर्न, और यहाँ फिर आ गया 7th टर्न। तो क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन जस्ट आफ्टर 7 सच टर्न। तो डिस्प्लेसमेंट 7वें टर्न पे बताना है, 7वें टर्न पर। तो 7वें टर्न पे जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, ठीक बेटा, हाँ 7वें टर्न पे डिस्प्लेसमेंट देखो, तो यहाँ पे डायग्राम जो हमने बनाया है, तो यहाँ से चला, बोलो, और यहाँ से चलते चलते 7वां टर्न यहाँ आ गया। तो इनिशियल यह है और फाइनल यह है, तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कितने मीटर। अच्छा, वही कहते हैं कि छठा टर्न पे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो छठे टर्न में तो जहाँ से चला था घूम के वहीं आ जाता, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। तो 7वें टर्न पे ये इनिशियल और ये क्या हो गया, फाइनल। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर का। इसमें तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तीसरे टर्न पे बताओ कितना होगा, चौथे टर्न पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब ये आइडिया लगेगा कि नहीं हेक्सागन बनेगा। हेक्सागन बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका आंसर है देखो 10 मीटर। क्वेश्चन 31 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ व्हीकल ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1, रिमेनिंग पार्ट विद स्पीड v2, देन एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। टोटल जर्नी का 1/4 है ना, देखो लिखा है 1/4 v1 से चल रहा है। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लो। बॉडी ए से बी तक चला, टोटल डिस्टेंस इसका मान लो x, तो x का 1/4, तो ये चला v1 से, यानी यहां से यहां तक ये जो दूरी है x/4 है। उसके बाद से बाकी जो बचा, तो x में से x/4 माइनस कर दो, तो आ गया बेटा 3x/4, और दोनों का सम करो तो देखो आ जाएगा x। और ये चला किससे, v2 से। तो पूछ रहे हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस सॉल्व कर ले इसे, टोटल डिस्टेंस निकालो तो x इनका सम करो तो x टोटल आ गया। अब यहाँ का टाइम निकालो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आ गया x, और t1 का वैल्यू आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/4 v1, और इसका डिस्टेंस है 3x/4, और यहाँ क्या आ गया v2। बस इसको बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो आ गया x कॉमन ले लो, तो आ गया 1 बल्कि x/4 कॉमन ले लो, तो 1/v1 बच गया, अब प्लस यहाँ से 3/v2 बच गया। x से x कट गया, 4 न्यूमरेटर में चला गया, और यहाँ का एलसीएम हो गया बेटा v1 v2, तो v1 से v1 कट गया, तो यहाँ से v2 बचा, प्लस v2 से v2 कट गया, तो 3v1 बचा। ये न्यूमरेटर में चला गया, तो आ गया 4v1 v2 अपान v2 प्लस 3v1, 4v1 v2 अपान v2 प्लस 3v1, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। तो 4v1 v2 अपान v2 प्लस 3v1, ये सी आंसर आ गया।
तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन आसान होते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो आंसर आ जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, particle position as the function of time is described as, तो को फंक्शन दिया है डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का, टाइम का फंक्शन 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं 0 से लेके 3 सेकंड तक। तो करना क्या है, टोटल डिस्प्ले एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। अब पोजीशन देखो दिए हैं, तो तुम क्या करो, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे इनिशियल पोजीशन तुम निकाल लो। तो यहाँ रख दो 0, तो ये 0 0 और मिल के देखो 4 मीटर का इनिशियल पोजीशन आ गया। और उसके बाद से फाइनल पोजीशन निकाल लो 3 सेकेंड पे। तो यहाँ रख दो 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, और यहाँ भी रख दो 3, तो 3 इंटू 3 9, और प्लस क्या आ गया 4। ओके, तो चलो इतना मीटर रहने दो, है ना, इतने मीटर। अब तुम निकाल लो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, तो y2 में से y1 माइनस कर दो। तो जब इसमें से 4 माइनस करोगे इतने में से, तो 4 4 कट करके देखो 18 प्लस क्या आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा कितना 27 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। और टाइम लगा कितने सेकेंड, 3 सेकेंड। तो पूछ रहा है बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 27, टोटल टाइम है बेटा 3, तो काट दो, तो देखो 9 मीटर पर सेकेंड की एवरेज वेलोसिटी आ गई है। कहीं डिफरेंशिएशन भी नहीं करना है, क्योंकि सीधे डिस्प्लेसमेंट का टाइम का फंक्शन दिया है। t बराबर 0 रख के आप इनिशियल वेलोसिटी निकाल, इनिशियल पोजीशन निकाल लो। t बराबर 3 सेकंड रख के फाइनल पोजीशन निकाल लो। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और टाइम 3 सेकंड से डिवाइड कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33, a boat moves relative to still water with a velocity which is n times the river velocity। यानी बोट के वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी का n टाइम्स है। रिवर फ्लो बोट मोशन है बेटा। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट बी बोट मूव टू द क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। चलो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है रिवर को, सब बता चुके हैं। तो इधर हो गया बेटा रिवर वेलोसिटी, वेस्ट से ईस्ट रिवर का फ्लो है, शॉर्टेस्ट पाथ में ए से बी जाना है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम बताए हैं कि ये हेड रखना पड़ता है ना, थीटा डिग्री पे ये हेड रखना पड़ता है। ये हो गया बोट वेलोसिटी, ठीक। तो बोट वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट आ गया वी बी कॉस थीटा, ये आ गया वी बी साइन थीटा, ये आ गया 90 डिग्री, और इधर है रिवर वेलोसिटी। तो शॉर्टेस्ट पाथ में मतलब ए से बी क्रॉस करना है, इसके लिए दोनों वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। तो वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू रिवर वेलोसिटी, ठीक है। और बोट वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी का n टाइम्स है, तो बोट वेलोसिटी लिख दो n इंटू रिवर वेलोसिटी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू रिवर वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी से रिवर वेलोसिटी कट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/n। तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/n। अब टोटल एंगल पूछ रहे हैं, टोटल एंगल पूछ रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो से, यानी ये पूरा एंगल बताना है, पूरा एंगल। तो पूरा एंगल में जो थीटा आया है उसी में थीटा में 90 सम कर दो, आ गया टोटल एंगल। अब कहाँ से बताना है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जो टोटल एंगल आएगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो
टोटल एंगल, तो 90 में थीटा सम कर देना है। 90 का वैल्यू हो जाएगा π/2 और प्लस थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 1/n। ये आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट नाम लिए हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में नदी को क्रॉस करना है। तो ऐसा आंसर बेटा कहीं दिख रहा है? ये आंसर दिख रहा है, π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/n। तो प्यारे बच्चों आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34 में? मैन क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 400 मीटर फ्लोइंग एट 40 मीटर पर सेकेंड इन मिनिमम टाइम। देखो नदी को क्रॉस करने का दो कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम टाइम। तो ध्यान देना है मिनिमम टाइम। और मैन के वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड दिया है, नदी की चौड़ाई 400 मीटर है। तो जब उस पार जाएगा तो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ये पूछ रहे हैं। तो आओ एक डायग्राम इसका बनाते हैं। रिवर फ्लो, रिवर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। ये नदी की चौड़ाई है 400 मीटर। वेस्ट से ईस्ट रिवर फ्लो है। और मिनिमम टाइम में स्ट्रोक सीधा परपेंडिकुलर रखना पड़ता है, यानी यह है बोट वेलोसिटी। तो पहुंचेगा सी पॉइंट पर, तो यही डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो पाइथागोरस से आएगा बेटा ये डिस्प्लेसमेंट। ये 400 मीटर दिया है, ये वैल्यू फाइंड कर लो BC कितना होगा। तो ये तो ड्रिफ्टिंग कहलाता है ना, ये रिवर वेलोसिटी से ड्रिफ्टिंग होता है। तो अगर BC डिस्टेंस निकल जाए तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो जाए। तो BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए BC डिस्टेंस इज इक्वल टू रिवर वेलोसिटी इंटू मिनिमम टाइम। रिवर वेलोसिटी और मिनिमम टाइम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, D/बोट वेलोसिटी। रिवर वेलोसिटी लिख दो 40, D है 400, बोट वेलोसिटी इज 50, मैन के वेलोसिटी। तो आ गया बेटा 40 और ये 8 है ना, इतना मीटर आ गया। अब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहां से निकाल लो। यहां से डायग्राम में हमने बनाया था अभी, यह आ गया 40 इंटू 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दोनों का पाइथागोरस ले लो। तो पाइथागोरस से रूट ओवर 400 का स्क्वायर प्लस 40 इंटू 8 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहीं पर टेक्निक है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करके हम लोग बच जाएंगे और आंसर जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से थोड़ा सा टेक्निक हम लोग को भिड़ाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, यहां से देखो 40 इंटू 10 का स्क्वायर हम लोग कह सकते हैं। देखो 40 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर इसको कह सकते हैं। और यहां भी देखो क्या है, 40 का स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर कह सकते हैं। तो 40 का स्क्वायर क्या कॉमन नहीं हो गया? हाँ बताओ, यहां से 40 का स्क्वायर कॉमन होकर 40 बाहर आ गया और बच गया रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। और इसको और सॉल्व कर लो तो 40 रहने दो और रूट ओवर 10 को लिख दो 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, और इसको लिख दो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। अब तुम खुद देखो कि 2 स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ जाएगा, 2 स्क्वायर का रूट 2 हो जाएगा और रूट भर बचेगा बेटा 25 प्लस 16। तो क्या ये 80 और रूट ओवर इनका सम करो तो आ गया देखो 41। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 रूट ओवर 41। अगर इस टेक्निक से नहीं सॉल्व करोगे तो आंसर तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि
पूरा स्क्वायर करके जब कर दोगे ना तो लास्ट में इस वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो जिस हिसाब से ये आंसर दिया है देखो 40√41 डिस्प्लेसमेंट निकालना है पाइथागोरस से, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक से इसको सॉल्व करो तो आंसर मिल जाएगा 80√41। तो 80√41 आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में A motorcycle is moving with uniform acceleration, enters on a bridge with speed v and leaves the bridge with speed √7u. Then find out speed of the motorcycle when it was at the midpoint of the bridge. अच्छा बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था इसके पहले, टेस्ट में भी आया था कि कोई ट्रेन जा रही है तो उसका किसी पॉइंट को ट्रेन का अगला हिस्सा u स्पीड से क्रॉस कर रही है, पिछला हिस्सा v स्पीड से क्रॉस कर रही है, तो मिड पॉइंट का कितना स्पीड होगा। वही क्वेश्चन ये भी है। इसका हमने ट्रिक बताया था। मिड पॉइंट का स्पीड √v² प्लस u²/2। बस इसी ट्रिक से आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ देखो v² यानी √7u का स्क्वायर हो गया बेटा 7u², रूट हट गया, और प्लस इनिशियल स्पीड है यहाँ पर v का स्क्वायर। ये बेटा u है तो ये भी u है, ये v नहीं है, ये u है, प्लस u²/2। तो ये आ गया 8u²/2 इक्वल टू ये आ गया बेटा √4u² बराबर कितना आ गया 2u। देखो ये आंसर आ गया। तो जब मिड पॉइंट के वेलोसिटी पूछे तो ऐसा क्वेश्चन याद करो, हम सॉल्व करा चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। इस ट्रिक से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। √v² प्लस u²/2, ये √7u है और ये v नहीं u है, u होगा बेटा, यहाँ पर बना लेना। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दिया है और कितना अच्छा क्वेश्चन देख रहे हो, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच। तो जो वेलोसिटी दिया है इसको लिख लो 10 + 2t² और t बराबर क्या रख दो 2 सेकेंड। फिर इनिशियल वेलोसिटी इसका निकाल लो, तो आ गया 10 प्लस यहाँ रख दो 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। फिर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, तो यहाँ आ गया बेटा 10 + 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब आप निकाल लो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, तो 60 - 18, तो ये आ गया 60 में से 10 माइनस हो गया 50, अब 50 में से 8 माइनस हो गया कितना 42 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी आ गया। अब पूछ रहे हैं बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है जर्नी की टोटल चेंज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। चेंज वेलोसिटी आया 42 और टाइम आया 5 में से 2 माइनस कर दो 3। क्लियर? तो ये आ गया देखो 1 और 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। तो कुछ सीखे बेटा यहाँ से कैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। जर्नी की टोटल चेंज वेलोसिटी निकाल के टाइम से डिवाइड कर दो। तो इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दिया। अच्छा, अब इस पे नए नए क्वेश्चन कैसे बनता है एवरेज एक्सेलरेशन के, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं किया है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। अब डायरेक्शन कई तरीके से चेंज करता है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन पे खूब जबरदस्त क्वेश्चन बनता है। इसलिए इसके पहले भी जो टेस्ट हुए थे उसमें एवरेज एक्सेलरेशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन दिए गए थे। तो लगभग सारे टेस्ट मिला के लगभग हर वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने से गुजर चुका है अगर ध्यान दो तो। लेकिन कुछ स्टूडेंट इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, है ना। क्या करेगा, एक बॉडी ऐसे टकराएगा फिर वापस हो जाएगा। तो
तो यहाँ देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ का एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा। बॉडी ऐसे चलता रहेगा 90 पे घूम जाएगा, वहाँ का एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा। सबका एक ही टेक्निक है, लेकिन जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो डायरेक्शन का पूरा ध्यान देना, यहाँ डायरेक्शन चेंज नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 37, a body moves along 1/4 of circle, the ratio of the distance to displacement। देखो ये सर्कल है, तो क्वार्टर सर्कल में होता क्या है कि ए से चले और कहाँ पहुंचे, बी पर, यह है इसका सेंटर, तो यही तो हो गया क्वार्टर सर्कल। तो ये इसका आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ये इसका देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? तो निकाल लो, ये इसका डिस्टेंस मान लो और इसको डिस्प्लेसमेंट मान लो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो डिस्टेंस है 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर का 1/4 क्वार्टर सर्कल है, और डिस्प्लेसमेंट हो गया देखो ये आर पाइथागोरस से डिस्प्लेसमेंट हो गया r√2। तो r से r कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, तो आंसर आ गया पाई अपान 2√2, देखो आंसर आ गया। तो ये ध्यान देना है कि भाई डिस्टेंस कैसे आता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है। डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल को डायरेक्ट मिला दो। मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर सॉल्व करो, एक्यूरेट आंसर मिल गया। क्वेश्चन 38, a motor car is going due north at a speed 40 km/h, makes 90 degree to the left turn without changing the speed, the change velocity of the car is about। देखो चेंज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी पूछ रहे हैं और साथ में देखो डायरेक्शन भी पूछ रहे हैं। तो पहले मोटर कार का मोशन है 50 km/h से किस डायरेक्शन में बेटा, नॉर्थ डायरेक्शन में, और फिर 90 डिग्री लेफ्ट घूम गया। तो यहाँ डायरेक्शन का विशेष आपको ध्यान देना है, डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पहले उसका मोशन नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप निकाल लो। तो नॉर्थ डायरेक्शन में 50 जे कैप, उसके बाद से 90 डिग्री लेफ्ट घूम गया यानी वेस्ट डायरेक्शन में घूम गया, तो ये हो गया इसकी फाइनल वेलोसिटी, और ये हो गया 50 माइनस आई कैप, है ना। अब निकाल लो बेटा चेंज वेलोसिटी। ऐसा पूछ क्या रहा है ये भी तो देखो, इसमें पूछ रहा है, हाँ चेंज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक तो है, चेंज वेलोसिटी। तो चेंज वेलोसिटी हो गया बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी है माइनस 50i, इनिशियल वेलोसिटी है 50j। अब चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लो, तो √50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर बराबर आ गया 50√2 km/h। अब डायरेक्शन देख लो, तो जब आप डायरेक्शन देखोगे तो डायरेक्शन में देखो x का वैल्यू -50, y का वैल्यू -50, तो x का वैल्यू -50 यानी इधर, और y का वैल्यू -50 इधर, तो हो गया 50 और 50, और ये इसका देखो बेटा डायरेक्शन आ गया, ये दोनों बराबर हैं यानी ये बाइसेक्टर हो गया, यानी आंसर आ गया क्या, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो 50√2 साउथ वेस्ट आंसर आएगा, 50√2 देखो साउथ वेस्ट, ये बी ऑप्शन मिल गया। तो चेंज वेलोसिटी में जो डायरेक्शन जब चेंज कर, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया है, डायरेक्शन चेंज किया है, तो डायरेक्शन जब चेंज होता है तो ऐसे कंडीशन में वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करोगे कभी आंसर गलत नहीं आएगा। तो आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 39, body is dropped under the gravity, the ratio of distance covered in the first second and sixth second। कितना अच्छा क्वेश्चन बेटा। बॉडी को जब आप अंडर ग्रेविटी नीचे गिरा रहे हो तो ये u बराबर 0 से नीचे गिरा होगा, इसका एक्सेलरेशन g कांस्टेंट होगा,
तो ऐसे में बॉडी के द्वारा पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथे सेकंड, पांचवें सेकंड और छठे सेकंड में चली गई दूरी का रेशियो आप याद किए हो, ऑड रेशियो 1:3:5:7:9:11, ये देखो आंसर आएगा। बोलो, तो ये पूछ रहा है, देखो पहला सेकंड और छठे सेकंड में, यानी S1 और S6 का रेशियो 1:11 आंसर दिख रहा है। तो ये ऑड रेशियो वाला ट्रिक अगर पता हो तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत ही स्मूथली कम समय में सॉल्व कर सकते हो। पहला सेकंड और छठे सेकंड में चली गई दूरी का रेशियो दिख रहा है, देखो 1 और 11 का रेशियो दिख रहा है, क्योंकि ये ऑड रेशियो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड आपका बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, ए स्टोन थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड v अटेन ए मैक्सिमम हाइट h। एक बॉडी को v स्पीड से फेंक रहे हो तो h हाइट वो ट्रेवल कर रहा है, तो लगा दो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ऊपर फेंक रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल v दिया है तो v स्क्वायर लिख दो माइनस 2gh लिख दो, तो इक्वेशन मिल गया v स्क्वायर बराबर कितना 2gh, फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि फ्रॉम द सेम पॉइंट विद स्पीड 2u, क्लियर, बॉडी को डबल स्पीड से फेंक दिया जाए तो मैक्सिमम हाइट h ट्रेवल कर रहा है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h एंड h। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये यहाँ भी क्वेश्चन मिस्टेक है, ये v नहीं ये u है। ये क्या है बेटा u, और ये क्या है 2u, यानी अब डबल स्पीड कर दो, यानी ये वैल्यू डबल कर दो, तो चलो 2v कर दो, तो 2v का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh, तो ये हो गया 4v स्क्वायर बराबर 2gh, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखो ये u है और ये 2u है, डबल है। अब यहाँ मिस्टेक से देखो v लिख गया है, तो अगर v और 2u लेके चलो तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, तो v स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/4, 2g से 2g कट गया और h/h आ गया, तो यहाँ से 4h इज इक्वल टू क्या आ गया कैपिटल H, यानी बाद वाला जो हाइट होगा वो पहले वाले का 4 गुना होगा। ठीक है, तो इसको u बना लेना, तो ये 2u हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। फोर्टी 41 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू, ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिंग वेलोसिटी। एक बॉडी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है बट वेलोसिटी वेरी कर सकता है, एकदम सही है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी वेरी करता है मैग्नीट्यूड में, तो ये बेटा सही है। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, वेलोसिटी कांस्टेंट हो बट स्पीड चेंज हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता। स्पीड चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ये गलत है। ए बॉडी कैन हैव एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेलोसिटी, अच्छा एक बॉडी अगर रेस्ट में आ जाए फिर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्यों नहीं। एक बॉडी को ऊपर फेंक दो तो टॉप मोस्ट पोजिशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा लेकिन एक्सेलरेशन g काम करेगा, एकदम सही है ना। बॉडी रेस्ट में रहने पर भी एक्सेलरेशन उसमें हो सकता है। ए बॉडी कैन हैव वेलोसिटी विदाउट हैविंग एक्सेलरेशन, एक बॉडी में वेलोसिटी रह सकता है विदाउट हैविंग एक्सेलरेशन, क्यों नहीं। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी बना रहेगा, तो फोर्थ भी सही है, यानी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तीनों सही है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये तीनों स्टेटमेंट सही है ना। देखो बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग स्पीड, बॉडी का अगर स्पीड चेंज होगा तो स्पीड जब चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, क्या कह रहा है 42 में, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट along x एक्सिस, द एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये दिया है द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप। अच्छा स्टॉप हो रहा है मतलब बॉडी में रिटार्डेशन काम कर रहा है, ठीक है।
तो कितना डिस्टेंस चलने के बाद से बॉडी स्टॉप हो जाएगा, टाइम इसमें कहीं नहीं दिया है, यानी टाइम को एलिमिनेट करना होगा। ये वैल्यू आप लेकर चलिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो जो ए का वैल्यू है रिटार्डेशन है, इसलिए माइनस लगा दो। और क्या दिया है थोड़ा देखो, अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दो क्योंकि रिटार्डेशन है, अल्फा एक्स स्क्वायर। और डी ए को लिख दो डी वी अपान डी टी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। और यहां से टी को एलिमिनेट करो, तो यहां लिख दो डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, चेन रूल लगा करके, तो आ गया माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब यहां से डी एक्स बाई डी टी को लिख दो वेलोसिटी, और यहां आ गया बेटा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, वी डी वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया 0 टू एक्स। और इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना दिया है v नॉट। अब फाइनली स्टॉप करना है, तो इसका लिमिट लगा दो, इसका लिमिट लगा दो बेटा v नॉट से 0, और v का इंटीग्रेशन कर दो तो आ गया v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दो v नॉट से 0 माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 टू x। बस इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला जा सकता है। अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करो तो आ गया माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इजकल टू माइनस, यहां देखो क्या है ना, इसको 3 बाहर लेते आओ, तो माइनस अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा अपान 3, और यहां लिमिट अप्लाई कर लो एक्स क्यूब पर, एक्स क्यूब पर लिमिट अप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब माइनस 0 हो जाएगा। तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 0, यानी एक्स क्यूब माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और यहां से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इजकल टू अल्फा अपान 3 एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब इजकल टू आ गया 3 वी नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा, तो x का वैल्यू आ गया 3 वी नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा पावर 1/3। इतना डिस्टेंस चलने के बाद से बॉडी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब इस क्वेश्चन की विशेषता देख रहे हो क्या है, इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि टाइम का कहीं नाम नहीं लिया है, तो चेन रूल लगा करके टाइम को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और मिलाते हैं कौन सा आंसर सही है। देखो ये आंसर मिल गया 3 वी नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा पावर 1/3। ओके, ये आंसर आ गया 3 वी नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा पावर 1/3, क्यूब रूट ले लिया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। लाइट कट गया, चलो। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाई, ठीक तो है, वेलोसिटी दिया है 2t ब्रैकेट में 3 माइनस टी मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज मैक्सिमम। बहुत सही, मैक्सिमा का कंडीशन है, तो मैक्सिमम कंडीशन बताए हैं कि जो वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, देखो वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दो, तो निकालो बेटा dv अपान dt, और इसको t के रिस्पेक्ट में इधर भी डिफरेंशिएट कर लो, तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो आ गया 6t और माइनस 2t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। और मैक्सिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दो, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 6 माइनस 4t, तो आ गया 4t इज इक्वल टू 6, तो t इज इक्वल टू आ गया 6 अपान 4 यानी 3/2 इज इक्वल टू आ गया कितने सेकेंड, 1.5 सेकेंड, यानी 3/2 सेकेंड। तो 3/2 सेकेंड देखो यहाँ दिया है, तो चाहे मैक्सिमा पूछे चाहे मिनिमा पूछे, जिसका मैक्सिमा मिनिमा पूछता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव अपने तरफ से 0 कर देना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब होता है एक बार डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 44, मैन वॉक ऑन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल मतलब सभी आर्म इक्वल हैं, अलोंग द पाथ ABC विद कांस्टेंट स्पीड
फाइंड रेशियो ऑफ द एवरेज स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू सी। ए से सी जाने में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड आप निकाल लो, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर ये x डिस्टेंस चलेगा तो इधर भी बेटा ये x चलेगा, यहाँ टाइम t लगेगा तो यहाँ भी टाइम t लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला 2x अपान टोटल टाइम 2t, तो बराबर हो गया x अपान t। अब निकाल लो बेटा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो ये चला a से c तक, तो डिस्प्लेस इक्विलेटरल है तो सारे साइड इक्वल हो गए, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट भी x हो गया और टाइम लगा कितना 2t, तो 2t से डिवाइड कर दो। अब इसका रेशियो पूछ रहा है ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेशियो। तो एवरेज स्पीड है x अपान t और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है x अपान 2t। तो x x कट गया, t से t कट गया, 2 न्यूमरेटर में चला गया, रेशियो कितना आ गया 2 आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान दो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो सॉल्व हो गया। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस चाहिए, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 45, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना के दिया है, क्वेश्चन के फॉर्म नहीं पूरा आर्टिकल दिया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कहाँ पर नेगेटिव होगा। तो बेटा आप देख रहे हो कि इस ग्राफ में इधर दिया है डिस्प्लेसमेंट, इधर दिया है टाइम, और ये पूरा ग्राफ इस तरह से क्या है ना, ए बी और सी इस तरह से ग्राफ है। तो ये पूरा ग्राफ जो है आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स अपसाइड है, इस तरह से कॉन्वेक्स अपसाइड। और कॉन्वेक्स अपसाइड का जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है d2x अपान dt स्क्वायर, कॉन्वेक्स अपसाइड ये देगा मैक्सिमा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा नेगेटिव। और d2x अपान dt स्क्वायर ही तो एक्सेलरेशन होता है बेटा। तो एक्सेलरेशन देखो पूरे मोशन में क्या होगा नेगेटिव। तो पूछ रहा है देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इन होल जर्नी इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया होता, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इस टाइप का बनाया होता तो इस पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन क्या होता पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स अपसाइड है ऐसे, तो कॉन्वेक्स अपसाइड मैक्सिमा देता है, कॉन्केव अपसाइड मिनिमा देता है। कॉन्वेक्स अपसाइड मैक्सिमा का सेकंड डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है और मिनिमा का सेकंड डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो पूरे मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और यहाँ पूछेगा तो यहाँ पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा। तो आप एनसीईआरटी बुक उठा के देखिएगा, ऐसे डायग्राम बना करके यहाँ लिख दिया है A= नेगेटिव, और ऐसा डायग्राम बना के दे दिया है A= पॉजिटिव। तो इसमें आंसर कौन सा है, देखो डी ऑप्शन सही है, पूरे मोशन में एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव है। ओके बेटा, तो इस तरह से हमने ये जो पूरा 45 क्वेश्चन है इसको 2 वीडियो में हमने सॉल्व करा दिया है। इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व हमने करा दिया था, और आज वाले वीडियो में हमने टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, टोटल 45 क्वेश्चन हो गए। अब बेटा आपको ध्यान देना है कि एक तरफ से सारे क्वेश्चन आप देखते जाइए, कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कुछ ट्रिक्स मिलेंगे, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको तो श्योर आप देखिए। और एक क्वेश्चन जो अल्फा बीटा गामा डायमेंशन वाला क्वेश्चन था वो बोनस सबको दे दिया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक था, बाकी सब सही था। तो इस पर ध्यान दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों में थोड़ा आप लोग इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। अब आगे आपको डेट अनाउंस कर दिया जाएगा 5th टेस्ट का, उस हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। थैंक यू बेटा, बाय बाय।